इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आप पहले जानिए कि ऑप्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है। देखो, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कैसे इमेज बनाती है, लाइट किसी मैटर जैसे कि प्रिज्म या लेंस या ग्लास के साथ कैसे बिहेव करती है ना। ये सारी चीजें हमें लाइट के बारे में प्रॉपर पढ़ना है नाउ। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का आना, किसी सरफेस से टकराना और टकरा के लौट जाना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस। ठीक है, इसके बाद जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट हमेशा दो नियम या दो रूल को फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल ये कहता है कि हमेशा आने वाला इंसिडेंट एंगल जो होगा ये रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये इंसिडेंट रे है तो जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है ना कि सरफेस से, वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इसी नॉर्मल के साथ सभी एंगल बताए जाते हैं। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा रूल ये कहता है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस पर नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट आई ऐसे और चली ऐसे गई, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये बात कही गई। आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अभी समझिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो किसी सरफेस से लाइट आए और टकरा के लौट जाए तो इसको तो हमने बोला रिफ्लेक्शन। जबकि लाइट आए और किसी मीडियम में घुस जाए, आर पार चली जाए, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जैसे ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट क्या हो गई, ये लाइट बैंड हो गई। तो इसी बेंडिंग के फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बैंड होना जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो। ठीक, हमेशा याद रखिए मीडियम दो है, रेयरर मीडियम जिसको हम आसान भाषा में हल्का मीडियम बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम जिसको हम आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में भारी मीडियम बोल सकते हैं। इसके बाद आपको समझना है कि जब लाइट रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी और जब डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल के पास में बेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है। पहला नियम यह है कि हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। और दूसरा नियम यह है कि जैसे यहां पर आने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई बना, ये एंगल आर बना। तो दूसरा रूल ये बना रिफ्रैक्शन का कि जब भी आप ये साइन आई और साइन आर का रेशो करेंगे, ये रेशो जो है कांस्टेंट होगा और ये जो कांस्टेंट होगा ये म्यू हम इसको बोलेंगे। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, तो यहां पे हमने लिखा रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट और इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है इसको हम आगे चल करके डिफाइन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन पहले हम रिफ्लेक्शन में कुछ चीजें पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह करेंगे। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ना है मिरर। तो मिरर कोई भी ऐसे सरफेस को हमने बोल दिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, इसकी एक सरफेस पॉलिश होती है। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करें जो प्लेन मिरर होते हैं ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाते हैं और सेम साइज की। इसके बाद स्फेरिकल मिरर जो है दोनों टाइप की इमेज बनाते हैं, रियल भी बनाते हैं और वर्चुअली बनाते हैं। दोनों इमेजेस क्या होती हैं समझाता हूं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर फिर दो टाइप के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। दोनों को समझेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल इमेज क्या होती है। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन सके, जो स्क्रीन पर दीवार पे बन सके, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक, ऐसी जैसे हमारी आंख का पर्दा है, हमारी आंख में स्क्रीन है रेटिना, उस पर इमेज बनती है रियल इमेज। क्लियर है, याद रखोगे। जैसे कि प्रोजेक्टर अपन चलाते हैं तो प्रोजेक्टर से जो इमेज दीवार पे पर्दे पे बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन प्रोजेक्टर में हम एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस लगा के उस इमेज को सीधा कर लेते हैं बस। ठीक है, याद रखिए रियल इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है और हमेशा रियल इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, याद रखो। जैसे हमारी आंख पे भी उल्टी इमेज बनती है लेकिन ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल जाते हैं दिमाग उसको सीधा करके देखता है। रियल इमेज जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है और जब एक्चुअल में लाइट मीट नहीं करती, आंखों को मीट करती हुई दिखाई देती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज मतलब जहां पे लाइट एक्चुअल में मीट करे ना, बस करती हुई दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझा देंगे अभी। इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता जैसे कि मिरर के अंदर बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं ये जब बनती हैं जब लाइट अपीयर टू मीट, एक्चुअल मीट ना कर रही हो, बस मीट करती हुई दिखाई दे रही हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई दोनों मिरर में अंतर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या अंतर है। तो देखो मैंने सारी चीजों को बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है,
कहां यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर? जहां बड़ी चीज को छोटा देखना हो वहां पे यूज होता है। जैसे कि गाड़ी के साइड व्यू मिरर में बड़े से ट्रक को छोटी सी इमेज बना के देखना होता है, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर वैसे सभी टाइप की इमेज बनाता है, बड़ी छोटी सेम साइज की सब टाइप की इमेज बनाता है, लेकिन ज्यादातर इसका यूज हम कहां करते हैं? जहां पे हमें बड़ी इमेज देखनी हो, जहां पे बड़ी इमेज देखनी हो। ठीक है नाउ, जहां पे बड़ा देखना है वहां इसका यूज होगा। जैसे कि डेंटिस्ट को दांत को बड़ा करके देखना है, ठीक, क्योंकि बहुत बारीक काम है ना, ईएनटी डॉक्टर्स हो गए, या फिर शेविंग मिरर हो गया, वहां पे भी हम चाहते हैं कि भाई फेस जूम होकर के दिख जाए, तो वहां पर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अच्छा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो है ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर लाइट को सिकुड़ता है, कन्वर्ज करता है। अच्छा, यहां पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक, जबकि कॉनकेव मिरर में क्या है? 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमेशा बड़ी यानी कि हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के केस में। ये बता दिया, बहुत की पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम का भाई साहब सीधा सीधा सा फंडा ये होता है कि एक लाइट रे, आप इसे आप समझते हैं ये मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर का में जो आपको रे डायग्राम बनाने होते हैं उसका सिंपल सा फंडा ये है कि लाइट आएगी और लाइट आके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, एक देखो, जो लाइट पैरेलल आ रही है वो टकरा के फोकस से पास होगी, जो लाइट फोकस से पास हो रही है वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो ऐसे ही लौट जाएगी। क्लियर है? बस ये नियम है रे डायग्राम बनाते समय। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को बढ़िया से पढ़ के जाना है, आसान बना दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो एक्चुअल में क्या है कि यू होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोल से कितनी दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी है मिरर के पोल से इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, और एफ है उस मिरर की फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये हमें मिरर फॉर्मूला देता है, ये हम डिराइव करने वाले हैं फाइनल स्टेप में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर देखो डेरिवेशन हमें करना है मिरर फॉर्मूला का। तो देखो मैंने आपको सिंपल नियम बताया था कि लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसके बाद पहली लाइट रे क्या करेगी? रे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो पहली लाइट रे गई, ये सीधी गई और सीधे जाके फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे ग्रीन वाली ये देखो आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे जैसे जैसे लौट जाती है। ठीक है, तो आप ये देखो यहां पर ये लाइट रे दोनों मीट कर रही है, जहां पे लाइट मीट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब मिरर फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सभी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से लेते हैं, हर जगह पोल से लेंगे, तो पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को नाम दिया पी एफ, और ये सारी डिस्टेंस लेफ्ट में इसलिए नेगेटिव रखा, तो पी एफ की वैल्यू कितनी हो गई? एफ माइनस एफ। ठीक, अब बी डैश पे देखो इमेज बन रही है, तो पी बी डैश तक की डिस्टेंस हो गई माइनस का बी। सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है, तो पीसी हो गई माइनस का 2f। ठीक है, इसके बाद पीबी, बी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो पीबी की वैल्यू हो गई माइनस का यू। नाउ अभी हमें क्या करना है, देखो मैं नंबर लिख दिए, ये दो दो करके ट्राइंगल है वर्क करना है, बस ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। देखो अभी 1 2 में वर्क करूंगा, 1 2 में, तो नियम मेरा सिंपल है, बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस, बस बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस, ये दोनों रेशियोज बराबर होते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी। थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल है वर्क करेंगे। सर ये लाइन कहां से आ गई? ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पा रहा था। थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल है वर्क करेंगे, ठीक, ये दोनों जोड़ी में, तो बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस। ठीक है, ये देखो ये बन गई इक्वेशन। ना अभी आपको ये समझना है, अभी आपको ये समझना है कि जो mn आप देख रहे हो ना, ये mn ab के बराबर है, तो इस mn की जगह मैंने लिख दिया ab। और आप ये देख रहे हो कि सभी डिस्टेंस हमने पोल से लिए हैं, तो ये जो fn को हमने लगभग fp के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पास पास में। तो आप ab अपॉन a डैश b डैश की वैल्यू में एक इक्वेशन से बन गई, और ab अपॉन a डैश b डैश की दूसरी वैल्यू में सेकंड इक्वेशन से बनी। अब इन दोनों वैल्यू को आमने सामने रख देंगे, यानी कंपेयर कर देंगे। तो इन दोनों को हमने आमने सामने रखा, तो bc अपॉन b डैश c, fp अपॉन fb डैश बन गया। इसके बाद हमने क्या करा, bc की वैल्यू निकाली। नियम मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपको b तक की वैल्यू चाहिए ना, तो b क्या है एक्चुअल में, b क्या है, P से लेके B तक की हमने वैल्यू रखी। देखो BC की वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल में हमें क्या है, हमने टोटल वैल्यू ली, टोटल में से ये पूरी घटा दी, ये घटा दी, PB में से PC घटा दी,
तो ये बी सी की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए बी डैश सी की वैल्यू, बी डैश सी। अब आपको ये देखना है बी डैश सी चाहिए तो सी तक देखो, इसको तो भूल ही जाओ, गोली मार दो इसको यहां तक। ठीक, बी डैश सी चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू। तो हमने पी से लेके सी तक की बोली, हमने कहा पी से सी तक ये पूरी है तो पी सी में से पी बी डैश घटा दी तो ये क्या बन गई, बी डैश सी। ठीक है, इस तरीके से हम जो है सभी वैल्यूज लिखते हैं। चलिए, तो हमने क्या करा, हमने यहां पर कुछ ऐसा कर दिया, ये रखा। अब आपको पता है पीबी की वैल्यू है, पीसी की वैल्यू है, ये सभी वैल्यू हमने प्रॉपर साइन के साथ रख दी। ये माइनस माइनस यहां पे बन रहा है। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एफ पी अपॉन, इस तरीके से हमने ये वैल्यू बना ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते करते हम यहां तक आ जाएंगे इक्वेशन थर्ड तक। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड यूवीएफ का डिवाइड कर देंगे, और यूवीएफ का डिवाइड करने के बाद फाइनल हमारे पास ये स्टेप बनता है और ये मिरर फॉर्मूला हो जाता है। बस नेक्स्ट में पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतनी बड़ी इसकी इमेज बन गई या फिर इतनी छोटी सी इमेज बन गई, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमें ये बताती है कि इमेज या इमेज जो है